myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDP Government Girls College, Kota. BSc, Part 2, Paper 2, Unit 5, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के 12th पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जो देखे हैं उनके अंदर नाइट्रो और अमीन कंपाउंड्स को देखा। केमिकल रिएक्शंस हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो है एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स अलग अलग केमिकल रिएक्शंस देते हैं अपने स्ट्रक्चर के आधार पे। इसी क्रम के अंदर हम देखें कि इन एमीन्स को जो है वो हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अगर एमीन्स के मिश्रण जो है वो अगर मिक्स है तो उसे हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के उदासीन विलयन के साथ में इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं तो जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स जो हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं। उस वेपर्स को हम कलेक्ट करके और उनके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये केमिकल रिएक्शंस अगर देखते हैं तो जैसे RNH2Cl KOH के साथ में तो RNH2 बनता है, इससे प्राइमरी एमीन। इसी तरह से हम KOH के साथ में R2NHCl से करवाते हैं तो सेकेंडरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर टर्शरी एमीन्स और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स का जो मिश्रण बचा है उसे सेपरेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा हॉफमैन मेथड। इस विधि के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राइमरी एमीन्स का उन पे उपस्थित जो हमारे एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं उनकी संख्या पे ये निर्भर करता है। जैसे कि हम देखें कि प्राइमरी एमीन्स के अंदर 2 सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु हैं, सेकेंडरी एमीन्स में 1 सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है और टर्शरी एमीन में कोई भी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इसीलिए हम देखें कि इसके अंदर जो है जब हम एमीन्स के मिश्रण को डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो उनसे जो है वो अलग अलग मिश्रण हमें मिलते हैं। जब प्राइमरी एमीन्स को हम रिएक्शन करवाते हैं डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में C2H5 CO CO C2H5 प्लस RNH2 ये 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो ऑक्जेमाइड्स का इनसे फॉर्मेशन होता है, ये बने हमारे ऑक्जेमाइड। इसी तरह से हम सेकेंडरी एमीन्स को जब रिएक्शन करवाते हैं डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में C2H5 CO CO C2H5 प्लस R2NH तो इससे ऑक्जेमिक एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑयली लिक्विड होते हैं। तो ये ऑक्जेमिक एस्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि ये सेकेंडरी एमीन है, ऑक्जेमाइड्स बताते हैं कि ये प्राइमरी एमीन्स हैं। इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें कि टर्शरी एमीन्स जो हैं वो डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापित होने वाला हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण जिसमें कि ऑक्जेमाइड, ऑक्जेमिक एस्टर और टर्शरी एमीन्स होते हैं, इनका हम जब डिस्टिलेशन करते हैं तो टर्शरी एमीन सबसे पहले डिस्टिलेट हो जाते हैं। ऑक्जेमाइड जो हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है और ऑक्जेमिक एस्टर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में साधारण रूप से छानकर हम इनको पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से प्राप्त हुए ऑक्जेमाइड और ऑक्जेमिक एस्टर को हम QH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इनसे वापस प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स का जो बनना है ये वापस बताता है कि इस तरह से जो है हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे ऑक्जेमाइड्स हैं, ऑक्जेमाइड्स की KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो इससे प्राइमरी एमीन्स बनेंगे 1 डिग्री। इसी तरह से ऑक्जेमिक एस्टर की KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री हमारे एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मेथड जो है वो है हमारा हिंसबर्ग मेथड। इस मेथड के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स के मिश्रण को हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट जिसे हम कहते हैं से अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे
इसके उपरांत इसके अंदर जब हम जो है इसके बाद में इसके अंदर जलीय NaOH मिथाइलिन को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। प्राइमरी एमीन्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विलय हो जाते हैं, इसके अंदर घुल जाते हैं। ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5 SO2Cl प्लस RNH2, ये प्राइमरी एमीन है। C6H5 SO2NHR प्लस HCl, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बना है ये NaOH के साथ में रिएक्शन करता है और सॉल्युबल पार्ट होके इसके अंदर घुल जाता है। इसी तरह से हम देखें कि सेकेंडरी एमीन्स जो हैं वो भी डाइसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाते हैं जो कि NaOH विलयन के साथ में अविलय रहता है। तो ये है हमारा C6H5 SO2Cl प्लस R2NH। तो ये बन जाएगा हमारा डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, अविलय विलयन बनेगा C6H5 SO2NR2। इसी तरह से टर्शरी एमीन को जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी तरह की क्रिया करवाते हैं तो एमिनो के मिश्रण को जलीय NaOH विलयन की उपस्थिति में हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करने के बाद में उससे प्राप्त जो हमें अभिक्रिया से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में अप्रभावी रहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। पहले आश्रित होकर ऊपर की ओर ऊपर जो आ जाता है, इस बचे हुए मिश्रण को जब हम छानते हैं तो चनित को जलीय उसको एसिडिफाई अगर हम करते हैं तो प्राइमरी एमीन्स हमें अविलय सल्फोनामाइड के रूप में प्राप्त होते हैं और ऊपर जो है सेकेंडरी एमीन्स का ठोस अघुलनशील सल्फोनामाइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम हाफमैन रिएजेंट और हिंसबर्गर रिएजेंट्स के द्वारा जो है इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्राप्त दोनों सल्फोनामाइड को HCl से जब हम एसिडिफाई करवाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स के सॉल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं जो कि NaOH के जलीय विलयन के साथ में डिस्टिलेट हो जाते हैं। तो C6H5 SO2NR प्लस HCl C6H5 SO2NHR प्राइमरी एमीन का सल्फोनामाइड जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन करता है और प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन का सल्फोनामाइड ये HCl के साथ में रिएक्शन करके सेकेंडरी एमीन्स बनाता है। इसके बाद में हम देखें टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स का या क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं उनका कैसे हम फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स को। तो ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स को हम किस तरह से फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में इनको काम में करेंगे। तो इनका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स अमोनियम सॉल्ट से डिराइव्ड होते हैं और अमोनियम सॉल्ट्स में अमोनियम आयन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को हम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स प्राप्त करते हैं। इन्हें सामान्यतः हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स भी कहते हैं। ये हम देखें कि किस तरह से ये जो है वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, इसके अंदर ये बना अमोनियम सॉल्ट जो है इसके अंदर R मेथिल या एथिल कोई भी ग्रुप हो सकता है। X जो है वो हमारा Cl या सामान्यतः HSO4 माइनस होता है। तो ये टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। HSO4 क्योंकि HSO4 निष्क्रिय होने के साथ साथ ही वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस भी हो जाता है। तो टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स
आयनिक यौगिक होते हैं तथा ये जल में विलय होते हैं, परंतु इनके अंदर जो है टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स में नाइट्रोजन से जुड़े हुए 4 अध्रुवीय एल्किल समूह होने के कारण इनके अंदर एल्किल समूह अध्रुवीय होते हैं जो कि नाइट्रोजन पर उपस्थित होते हैं, और धनात्मक आवेश इन पे होने के बावजूद भी इनके अंदर हाइड्रोकार्बन से ये समानता रखते हैं। इसीलिए टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स, टेट्रा एल्किल अमोनियम कार्बन जो आयन्स हैं वो लिपिड स्नेही के साथ साथ ही जल स्नेही भी होते हैं, और ये उनकी तरह व्यवहार करते हैं और जलीय और कार्बनिक दोनों ही प्रकार के विलायकों में विलय होते हैं। टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स का ये गुण ही इन्हें न्यूक्लियोफाइल को एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत कामगार होता है। इसी कारण से टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स कई प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट जो है, जो कि अमोनिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। इस इम्पॉर्टेंट सॉल्ट को हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन है वो लिपिड और साथ ही साथ जल से भी जल स्नेही भी होता है, वाटर फाइल होता है और उसी की तरह व्यवहार करता है। और इसके जलीय विलयन के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल को जो एक फेज से दूसरे फेज के अंदर चेंज करने की इसके अंदर प्रवृत्ति होती है, और इसी कारण से ये बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ये हम देखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारा अमोनिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है। इसी के अंदर हम देखें कि इसीलिए इसे जो हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट भी कहते हैं। टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो कि सामान्यतः फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनके अंदर जो है ये है हमारा टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम बाइसल्फेट और टेट्रा हेक्सा एल्किल ट्राइमेथिल अमोनियम बाइसल्फेट। इन दोनों को जो है हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। फेज ट्रांसफर, यूज ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, ये हम देखें कि क्या उपयोग है इस फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स के फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में उपयोग को हम एल्किल हैलाइड को की सोडियम साइनाइड के साथ में अभिक्रिया से आसानी से समझा सकते हैं, RX प्लस CN RCN प्लस H। परंतु ये अभिक्रिया उतनी ही साधारण नहीं है जितनी साधारण की दिख रही है। इस अभिक्रिया के अंदर सामान्यतः हम देखें कि कई सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। एल्किल हैलाइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं, परंतु सोडियम साइनाइड जो है वो जल में विलय होता है। इसीलिए यदि एल्किल हैलाइड को नॉन पोलर सॉल्वेंट एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर अलग अलग पहले से ही लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से जो हमारा दोनों का जो नाइट्राइल उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, यदि अभिक्रिया मिश्रण के फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो दोनों ही यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो RX प्लस CN तो RCN प्लस X बनता है। कार्य करने की क्रियाविधि इसकी हम देखें कि क्या मैकेनिज्म है। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स मुख्य रूप से अभिक्रिया करते हैं और इसके अंदर फेज ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स आवेशित होने के कारण जल में विलय होते हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन पर 4 एल्किल समूह होने के कारण ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी विलय हो जाते हैं। इसी कारण से इन्हें लिपिड स्नेही भी हम कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो दो अविलय विलायकों के बीच में एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट जलीय विलयन से ऑर्गेनिक फेज जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का होता है और नॉन पोलर लेयर जो होती है उसमें जाता है, तो अपने साथ में जो
विपरीत आयन वाले को भी ये अपने में कंसंट्रेट कर लेते हैं, अपोजिट आयंस वालों को भी, पोलर से नॉन पोलर में। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स का मूल एनायन या बाइसल्फाइड या विलयन में उपस्थित अन्य एनायन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो है जलीय फेज, एक्वस फेज में साइनाइड आयन बाइसल्फाइड आयन की अपेक्षा अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स के साथ में साइनाइड आयन के जाने की प्राथमिकता हो जाती है, वो आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसको फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की मैकेनिज्म होती है कि किस तरह से जो है वो आगे कार्य करते हैं। इसके बाद में हम देखें कि जब साइनाइड आयन जो है वो टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन के साथ में अभिक्रिया करके और नॉन पोलर या ऑर्गेनिक फेज में पहुंचता है, तो वे शीघ्रता से एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है। और यदि ट्राई एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स के साथ में बाइसल्फाइड का ऑर्गेनिक फेज में ट्रांसफर होता है, तो ये अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ये दुर्बल क्षार है, वीक बेस है और वीक ही न्यूक्लियोफाइल है। एल्किल हैलाइड तथा साइनाइड आयन की अभिक्रिया के बाद में टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट्स वापस जलीय विलयन में लौट आते हैं और अपने साथ में प्रतिस्थापित हैलाइड आयनों का बाइसल्फेट आयनों के विपरीत आयनों के रूप में ले जाते हैं। तो ये एक फेज से दूसरे फेज के अंदर न्यूक्लियोफाइल के रूप में ट्रांसफर होता है, और इसी को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। इस प्रकार से अभिक्रिया में दो फेज के मध्य में चलती रहती है जब तक कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पूर्ण रूप से क्रिया नहीं कर लेते हैं। तो ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को हम निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं कि जलीय विलयन के अंदर जो जलीय परत है उसके अंदर NaCN प्लस R2NHSO4 माइनस ये R2NX, तो ये हमारा NaCN प्लस R2NHSO3 बनता है। और फिर ऑर्गेनिक फेज के अंदर जो है ये RX फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट काम में आता है, RCN के साथ में रिएक्शन करता है और RX का एल्किल हैलाइड्स का आयन से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। इसके बाद में हम देखें एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स। एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डाइएजोडाइजेशन हमने देखा कि जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तथा अकार्बनिक एसिड सामान्यतः HCl के साथ में क्रिया करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं और ये अभिक्रिया डाइएजोडाइजेशन कहलाती है। C6H5NH2 plus HNO2 plus HCl in presence of NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree centigrade AR C6H5N double bond NCl minus प्लस H2O, परंतु एलिफेटिक एमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ में क्रिया करवाने से एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं, परंतु ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और लो टेम्परेचर पर डिसोशिएट हो जाते हैं। तो ये एलिफेटिक एमीन्स के अंदर जो है वो RN डबल बॉन्ड NOH ये बहुत अनस्टेबल होगा और ये डिसोशिएट होकर अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक एमीन्स के अंदर हम देखें कि ये डाइओजेडाइजेशन होता है और एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स के अंदर ये अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इनको डाइएजोनियम सॉल्ट्स को देख सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो है वो होगा हमारा ArN डबल बॉन्ड NX माइनस X जो है वो हमारा Cl Br NO2 कुछ भी हो सकता है। तो ये दो डाइएजोनियम सॉल्ट्स हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट BF4 माइनस। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं इसके अंदर N डबल बॉन्ड NX भी हो सकता है, N2 X माइनस भी हो सकते हैं। तो इस तरह